नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मधान्या में स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय है 2, वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है। तो देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है परिमेय संख्या और दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित करते हैं तो कौन सी संख्या मिलती है? वास्तविक संख्या मिलती हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में पहला बिंदु है ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, वे परिमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में हो, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो P/Q के रूप में जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, 5/4, इस प्रकार की कोई भिन्न की संख्या होती है, वे हमें परिमेय संख्या दर्शाती है। दूसरा है शांत दशमलव प्रसार। इसके अंदर हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं किसी संख्या में, जैसे 5/2, 5 के अंदर 2 का भाग दिया, तो इसके अंदर भाग दशमलव संख्या के कुछ अंक के पश्चात भाग पूर्ण हो जाता है, वे शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। जैसे 2 का भाग 5 में दिया तो 2.5 आया, इसके बाद में शेष पर 0 आ गया। मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद में यदि शेष पर 0 हो जाता है तो वे संख्या क्या कहलाती है? शांत दशमलव प्रसार। जैसे 2.356, यहाँ पर भाग समाप्त हो गया, इसके आगे शेष पर 0 हो गया, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद में तीसरा बिंदु है अशांत आवर्ती। इसके अंदर दशमलव के बाद में संख्याओं का रिपीट होना अशांत आवर्ती के अंदर आता है। जैसे 1.333, इस प्रकार ये भाग पूर्ण नहीं होता है। दशमलव के बाद में संख्याओं का रिपीट होना क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती, मतलब संख्याओं का रिपीटेशन होना। इसी प्रकार जैसे 5.272727, इस प्रकार चलती रहती है, मतलब 2-7 का क्या हो रहा है? रिपीट होना। यह किस में आती है? अशांत आवर्ती कहलाती है। अब इनको 1.3 बार भी लिख सकते हैं, इसको 5.27 ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है? अशांत आवर्ती। अगला जो पूर्ण वर्ग के रूप में जो संख्या होती है वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे √4, √16, √9, इस प्रकार की जो भी संख्या होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। फिर पूर्ण घन के रूप में जो, जैसे ये भी संख्या किससे कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में पहला बिंदु है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। वे संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद में
अशांत अनावर्ती। अर्थात किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उस भागफल के अंदर यदि दशमलव के बाद में अंकों का रिपीट ना होना, अलग अलग संख्या आती है और भाग पूर्ण नहीं होता है, वो संख्या क्या कहलाती है? अशांत अनावर्ती कहलाती है। जैसे किसी भी संख्या में भाग दे दिया, जैसे 5.347 5 6 7 8 2 1, मतलब संख्या भी अलग अलग है और भाग पूरा भी नहीं होता है, वह संख्या कौन सी है? अशांत अनावर्ती। इस प्रकार इसके अलावा पाई का मान, इसका मान भी बहुत लंबा है, दशमलव के बाद अलग अलग संख्याओं से चलता है और भाग पूरा नहीं होता है, तो वो संख्या क्या है? अशांत अनावर्ती। और अंडर रूट जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो अपूर्ण वर्ग की संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे √3 √2 √5, ये भी संख्या किस में आती है? अशांत अनावर्ती में आती है। इस प्रकार हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में विभेद कर सकते हैं। अब हम इसका अगला बिंदु लेते हैं, हमारा पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अगला बिंदु है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके अंदर यह है, माना दो पूर्णांक a व b हैं, तो एक अद्वितीय हो तो अद्वितीय पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान है। देखो A बराबर BQ प्लस R, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए है। और जहाँ 0 > R B, इसमें क्या है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ये पढ़ा था। अब देखो, भाज्य को अपन क्या लिखते हैं? A लिखा, भाजक को B लिखा, भागफल को Q लिखा और शेषफल को R लिखा। इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या है? भाजक और भागफल का गुणा करके और शेषफल को जोड़ते हैं तो क्या आता है? भाज्य प्राप्त होता है। इसके अंदर R का मान 0 से बराबर या इससे बड़ा और B से छोटा होना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 5 का भाग 37 में देते हैं, तो इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 पंजे 35, पीछे शेषफल कितने बच गए? 2। अब यहाँ पर शेषफल बच गए 2 बच गए, जो कि किससे छोटा होगा? इस भाजक से छोटा होगा। रिमाइंडर, हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर इसके लिए शेषफल क्या क्या आ सकते हैं? देखो, शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 इसके बराबर हो जाएगा। 5 से
छोटी संख्या होनी चाहिए। इसलिए r का मान इसके लिए क्या हो गया, 0 से लेकर 4 तक, मतलब b से 1 कम तक होगा। तो यहाँ पर b क्या है, 5 है, तो 5 से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब समझ में आ गया, भाजक से छोटा और 0 के बराबर या उससे बड़ा r का मान होता है। अब इसके अंदर ये तो हो गया भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए है। अब इसके अंदर मान लो a बराबर BQ प्लस R है, मान लो शेषफल 0 हो गया, R का मान क्या हो गया, जहां पर R का मान 0 हो जाता है तो यहां पर क्या बचेगा, A बराबर B इंटू क्यू, B इंटू क्यू हो जाएगा। जब B इंटू क्यू होता है तो इसका और इसका मसप क्या होता है, B होता है। क्या होता है, B। जैसे 3 और 6, इसको मान लो B, इसको मान लो Q, तो इन दोनों का मसप क्या होगा, B का मतलब 3 इसका मसप होगा, HCF। तो हमेशा कब होगा, जब R बराबर 0 हो जाएगा तब B इंटू क्यू के लिए B क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। अब कुछ 1-2 बातें हैं, उसके बाद हम प्रश्न संख्या 1 करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले हम सम संख्या के बारे में जानते हैं और विषम संख्या के बारे में भी जानते हैं। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है पूरा पूरा, वो सम संख्या कहलाती है। जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वे विषम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, 2n के रूप में लिख सकते हैं, जहां n का मान 1, 2, 3 इस प्रकार, ठीक है। जैसे अपन 2 इंटू 1 रखा तो क्या आया, 2, n की जगह 1 रखा, अब n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4, n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 6। इसका मतलब हुआ 2n हमेशा सम संख्या के लिए लागू होता है। सम संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2n के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार विषम संख्या को किस रूप में लिखेंगे, 2n प्लस 1। ये तो सम संख्या होगी, जो भी सम संख्या होगी उसके अंदर 1 जुड़ेगा तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी, विषम संख्या। इसके अंदर भी n का मान क्या है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार है। समझ में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, सम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, 2n, और विषम संख्या को 2n प्लस 1। अब 2 लगातार संख्याओं का गुणा क्या होता है, 2 लगातार संख्याओं का गुणा क्या होता है, हमेशा सम होता है। और सम को क्या लिखते हैं, 2n लिखते हैं। जैसे 5 इंटू 6, 2 क्रमागत, 2 लगातार संख्या होनी चाहिए। 5 इंटू 6 क्या होगा, 30। 1 इंटू 2 क्या होगा, 2। जैसे 9 इंटू 10, 2 लगातार संख्या ले ली तो इसका गुणा क्या होगा, 90। 2 लगातार कर्मागत संख्या भी लिख सकते, 2 कर्मागत। समझ में आ गया। तो ये पता होना चाहिए 2 कर्मागत संख्याओं का गुणा हमेशा सम संख्या होती हैं। अब हम करते हैं प्रश्नमाला 2.1 का पहला प्रश्न। तो हमारे प्रश्नमाला 2.1 है, इसका पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रश्न के लिए देखते हैं, कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में लिख सकते हैं, 8q प्लस 1। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे इसके हल के लिए, माना
विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। अब आगे क्या बोला? विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपन को 8q + 1 लाना है। इसका मतलब यह है कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक ले लो, कोई भी। धनात्मक का मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए और विषम का मतलब आप जानते ही है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब 3 ले लिया। 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 9। और इसको आपको पता है ये किस रूप में है? BQ + R के रूप में ही तो है, जहां B का मान क्या है? यहाँ पर 8 है। अर्थात किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के अंदर यदि 8 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा हमेशा। तो अपन क्या करेंगे? कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक ले लिया 3, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग आया 9, इसके अंदर 8 का भाग दिया तो हमारा भाग तो चला गया 1 बार और यहाँ पर शेषफल क्या बच गया? 1 बच गया। और कोई भी ले लो, 9 ले लेते हैं तो 9 का वर्ग क्या होता है? 81, और 81 के अंदर 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। और शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे और वर्ग के अंदर 8 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अपन माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया? A। अब अपन इस A को विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2n + 1। यही तो विषम धनात्मक पूर्णांक है। और अब इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर और उधर 2n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब A² बराबर A + B का होल स्क्वायर, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2n का स्क्वायर A² + B² + 2AB, यही तो होगा। अब क्या करेंगे? A² बराबर 4n² + का 1 और प्लस का 4n, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? A² बराबर 4n² + 4n प्लस का 1, ये कर देंगे। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? देखो, इन दोनों में से 4n कॉमन आ रहा है। जैसे ही 4n कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया? n + 1 और प्लस का 1। अब इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? दो क्रमागत संख्याओं का गुणा क्या होता? हमेशा सम होता है। क्या होता है? सम। जैसे n कोष्टक n + 1, इनका गुणा हमेशा क्या होगा? सम संख्या होगी ये। जैसे यहाँ 3 ले लिया तो यहाँ 3 + 1 4, 4 3 12 होता है। कुछ भी संख्या ले लो, इन दो लगातार संख्याओं का गुणा क्या होता है? सम संख्या होती है। तो अपन हम देखते हैं n कोष्टक n + 1, ये दो क्रमागत संख्या है या नहीं है? तो इसका मान हमेशा क्या होगा? सम। और सम संख्या को अपन क्या लिखते हैं? 2n। और हमारे प्रश्न के अंदर दिया हुआ है q इसको मानते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2q। क्या लिख देंगे? 2q लिख देंगे। तो इसका मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ लिख देंगे 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया। अब क्या होगा? A² बराबर, अब यहां से देखो 4 तो पड़ा है अपनी जगह, n कोष्टक n + 1 की जगह अपन क्या लिखेंगे? 2q। क्या लिख देंगे? 2q। और प्लस का क्या है? 1। तो A² बराबर 8q + 1
और हमें यही करना था किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम धनात्मक पूर्णांक किसको माना, a, इसका वर्ग किसके बराबर है 8 प्लस 1। तो यहां लिख देंगे अतः किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को 8 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं इति सीधम। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ही हमारा पहला प्रश्न होगा। क्या क्या, कोई भी ए मान लिया विषम धनात्मक पूर्णांक, और विषम धनात्मक पूर्णांक को हम 2n+1 के रूप में लिखते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करना, वर्ग करने के बाद में n कोष्टक n+1 की जगह अपन 2q लिखेंगे, क्योंकि इस दो लगातार संख्याओं का गुणा हमेशा सम संख्या होती है और सम संख्या को अपन 2q के रूप में माना और इस 2q को 4 से गुणा किया तो 8q प्लस 1 के रूप में हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 2 करते हैं। तो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। अब आपको क्या करना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में लिख सकते हैं, 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या, पहले वाले प्रश्न में अपन को कंडीशन दे दी थी कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहां दे दिया है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर लो। तो अपन कोई भी धनात्मक पूर्णांक में मतलब 0 से बड़ी कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लो संख्या ले ली 3। अब 3 का अपन घन करेंगे, जैसे ही 3 का घन किया तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहां पर 9q प्लस में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहां पर 0 है, तो यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ प्लस में 8 है। इसका मतलब शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 8 बचेगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर उसके अंदर 9 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में 9 का भाग देंगे तो या तो शेषफल 0 बचेगा या 1 बचेगा या 8 बचेगा। तो हमने संख्या ले ली 3, 3 का घन किया 9, 9 के अंदर 9 का भाग दिया, कितना आ गया, शेषफल 0। अब इसी प्रकार अगली संख्या 4 का घन किया तो कितना आ गया, 64। इसके अंदर 9 का भाग देंगे तो 9 7 63 और पीछे शेषफल कितना बच गया, 1। अब 5 का घन करेंगे तो 125 और इसके अंदर 9 का भाग देंगे तो कितनी बार देगा, 9 एकम 9, पीछे बच गए 3 और 35 हो गए। 35 के अंदर 9 का भाग, 9 तिया 27, पीछे कितने बच गए, 8। तो यहां पर शेषफल भी कितने बच गए, 8 शेष बच गए। ठीक है, तो घन किया या तो शेषफल 0 आया या तो शेषफल 1 आया या शेषफल 8 आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 3 शेषफल है, रिमाइंडर कितने हैं, 3 है, तो b का मान भी अपन कितना लेंगे, 3 लेंगे। कोई भी संख्या ले लो जिसके अंदर 3 का भाग देंगे तो कितने शेषफल आएंगे, 3 शेषफल आएंगे। जितना b का मान लेंगे उतना ही शेषफल आएंगे। जैसे b का मान 5 ले लिया तो शेषफल कितने आएंगे, 5 आएंगे। कौन कौन से, 0 1 2 3 4, ये शेषफल आएंगे। तो हमने 3 शेषफल है, यहाँ पर कितने हैं, 3 शेषफल है। तो अपने b का मान कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। तो r के मान क्या क्या होंगे, 0 1 2, यही शेषफल होंगे। तो इसके अंदर 3 कंडीशन बनेगी। अपन किसका यूज करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। तो यहाँ a बराबर bq प्लस r है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 शेषफल है तो इसके 3 भाग बनेंगे अलग अलग, इस प्रकार बनेंगे, देखें। सबसे पहले r बराबर 0 के लिए,
r बराबर 0 के लिए क्या बनेगा, a बराबर r की जगह 0 तो बी क्यू लिख देंगे यहाँ, तो बी क्यू प्लस 0 हो जाएगा। अब q आपको सिद्ध करने में नीचे करना है, इसके लिए q की जगह अपन कोई भी दूसरा ले लेते हैं, n ले लेते हैं, तो बी एन प्लस 0 हो जाएगा। और b की जगह अपन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3n प्लस 0। एक तो ये कंडीशन बन जाएगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, a बराबर 3n प्लस 1, एक बार शेषफल 0 ले लिया और यहाँ पर शेषफल 1 लेंगे। फिर तीसरे खंड के लिए क्या बनेगा, 3n प्लस 2, 3 शेषफल है 0 1 2, तो b का मान 3 लेते हैं तो उसके लिए 3 शेषफल बने, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, जितने b के मान लेते हैं उतने ही अपने रिमाइंडर बचते हैं। अब क्या करना है, इसका घन करना है, तो इसका घन करेंगे तो क्या, इसमें दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो यहां पर घन किया तो a की घात 3 हो गया और यहाँ 3n की घात 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a की घात 3 बराबर 3 की घात 3 27 और n की घात 3। अपन को यहाँ 9 रखना है आगे, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 9 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से 9 का भाग दिया तो पीछे क्या बच गया, 3n क्यूब। अब ये कोई भी एक संख्या क्या है, q माननी भी है। आपको प्रश्न के अंदर दे रखी है जहां q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है, तो इसकी जगह अपन q मान लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9q, तो यहाँ लिखेंगे जहां 3n स्क्वायर बराबर q माना था। समझ में आ गया, तो ये अपना आ गया एक। तो अब दूसरे के अंदर इसी में क्या करेंगे, घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो यहां पर घन किया तो a क्यूब हो गया और यहां पर भी घन करेंगे 3n प्लस 1 का क्यूब करेंगे। अब a प्लस बी का क्यूब क्या होता है पता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात क्यूब बराबर, सबसे पहले a क्यूब का मतलब 3n का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 × 27 n क्यूब प्लस 3 × 9 9 × 27 n स्क्वायर प्लस 3 × 9 n प्लस 1 का क्यूब 1। अब इसमें से, इस पूरे में से क्या ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे और ये एक पीछे अपना बच जाएगा। तो यहाँ से मैं 9 कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गए, यहाँ बच गए 3n क्यूब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 3n स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा n और प्लस का 1 है। और इसको हम क्या कर लेंगे, कोई भी एक पूर्णांक है जो अपन को प्रश्न के अंदर दिया हुआ है q मान लेंगे। तो a क्यूब बराबर 9q प्लस 1, जहां क्यूब, जहाँ 3n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n की जगह क्या रखेंगे, q रखा है। समझ में आ गया। इस प्रकार ये हमारा दूसरा भी आ गया। अब तीसरा क्या है, इधर भी घन करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो यहाँ a क्यूब बराबर 3n प्लस 2 का भी क्यूब, तो यहाँ पर भी a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे। तो a क्यूब बराबर इसका क्या 3n का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब।
यही होगा। अब इसको हल करेंगे, ए क्यूब बराबर 3 तिया 9 तिया 27 एन स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 2 54 एन स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27 एन प्लस 8। अब क्या करेंगे, इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे 9, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया 3 एन स्क्वायर 6 एन स्क्वायर, यहाँ क्यूब है ध्यान रखना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एन और प्लस में 8, ये बच गया। अब इसको क्या कोई भी एक पूर्णांक है ये, तो इस पूर्णांक को अपन क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। तो ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8। इस प्रकार अपन किसी भी धनात्मक पूर्णांक को का घन को इस रूप में अपन लिख सकते हैं। अपन कोई भी संख्या के अंदर 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0, तो उसके घन करने पर भी 9 का भाग देंगे तो भी शेषफल क्या बचेगा 0। किसी भी संख्या में 3 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 1, उसी संख्या के घन करने के बाद में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 1। किसी भी संख्या में 3 का भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, उसी संख्या के घन करने के बाद 9 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है 8 बचता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। अपन को क्या करना है, जितने शेषफल है उतना b का मान मानना है। 3 शेषफल है तो 3 भी लेंगे, यहाँ 4 शेषफल होते तो 4 भी लेंगे, जितने शेषफल है उतने अपन को b लेना है। क्योंकि देखो जैसे b का मान अपन 5 लेते हैं तो शेषफल भी कितने आते हैं 4 ही आते हैं। कौन कौन से 0 1 2 3 4, यही तो शेषफल, जितने शेषफल है उतने ही अपन को b लेने होते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इसको यूक्लिड प्रमेय विभाजन नियम लिखना, r का मान 0 के लिए, फिर r का मान 1 के लिए और r का मान 2 के लिए। अपन तीनों अलग अलग करेंगे, तीनों का घन करेंगे तो ये पहले वाला 9q आ गया, फिर 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप में अपन लिखते हैं। अब तो लिख देंगे अतः कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में लिखते हैं इति सीदम। इस प्रकार ये हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। आज के लिए हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे। धन्यवाद।